इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस 81,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के समुद्री भूगोल को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, एक ऐसा नाम जो आजकल विकास और विवाद दोनों ही विषयों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। अब इस विशाल योजना के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसका वो अभूतपूर्व पैमाना है। एक तरफ तो ये अनगिनत रणनीतिक और आर्थिक लाभ का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसने पर्यावरण और मानव अधिकारों से जुड़े कुछ बेहद गहरे विवादों को भी जन्म दे दिया है। ये सच में सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भर नहीं है, ये भूगोल, अर्थशास्त्र और जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा दांव है। इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर गौर करेंगे। भारत का क्राउन ज्यूल, ग्रैंड मास्टर प्लान, रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्य, पारिस्थितिकीय प्रभाव, सुरक्षा के उपाय और आखिर में इन सब के बीच का एक अंतिम संतुलन। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, इंडियाज़ क्राउन ज्यूल और एक बेहद अहम रणनीतिक चोक पॉइंट। ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति सच में बहुत खास है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बिल्कुल उस संगम पर स्थित है जहां से दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग लेन यानी मलक्का स्ट्रेट गुजरता है। यहां से मलक्का स्ट्रेट की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है और यही स्थिति इस जगह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निगरानी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चोक पॉइंट बना देती है। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द ग्रैंड मास्टर प्लान, यानी इस 30 साल के ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट। ये मास्टर प्लान मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, 16 मिलियन TEU की क्षमता वाला एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, 4,000 यात्रियों की पीक आवर क्षमता वाला एक डुअल यूज ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, 450 MVA क्षमता का गैस और सोलर पावर प्लांट। और चौथा, लगभग 16,610 हेक्टेयर में फैली एक नई कोस्टल टाउनशिप। इन सभी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि साल 2055 तक यहाँ 3 लाख से ज़्यादा लोग आराम से बस सकें। अब आते हैं तीसरे भाग पर, रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्य, जिसे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा रहा है। वर्तमान में एक बहुत ही चौंका देने वाला तथ्य ये है कि भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशी बंदरगाहों जैसे कोलंबो और सिंगापुर के द्वारा हैंडल किया जाता है। बड़े जहाज गहरे पानी की कमी के कारण सीधे भारतीय बंदरगाहों पर नहीं आ पाते। अपना ही सामान दूसरे देशों से घुमाकर लाने में ट्रांजिट का समय 3 से 5 दिन और बढ़ जाता है। इस विदेशी निर्भरता का आर्थिक असर बहुत भारी पड़ता है। हर साल लगभग 200 से 220 मिलियन डॉलर्स की विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि अपना खुद का डीप वाटर टर्मिनल बनाना आर्थिक रूप से कितना जरूरी हो गया है। अगर ये बनता है तो लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी आएगी। सैन्य और रणनीतिक नजरिए से देखें तो इस प्रोजेक्ट को एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कभी न डूबने वाला विमानवाहक पोत कहा जा रहा है। इस ड्यूल यूज हवाई अड्डे और पोर्ट से मलक्का डिलेमा के खिलाफ एक परमानेंट काउंटरवेट मिल जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में नेवल ट्रैफिक की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐसी क्षमता मिलना सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अब आते हैं चौथे भाग पर, पारिस्थितिक और सामाजिक कीमत, क्योंकि ऐसी भारी प्रगति की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर थोड़ी डराने वाली लगती है। करीब 130 वर्ग किलोमीटर के प्राइमरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लगभग 9,64,000 पेड़ों को काटे जाने का अनुमान है। सोचें, यह संख्या अपने आप में कितनी विशाल है। यहाँ आर्थिक बुनियादी ढांचे और एक बेहद नाजुक इकोसिस्टम के बीच सीधा टकराव है। इस विशाल पोर्ट टर्मिनल को बनाने के लिए 2021 में गलाथिया बे वाइल्डलाइफ सेंचुरी को डी-नोटिफाई कर दिया गया था। यही वो जगह है जहां दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुए अपने घोंसले बनाते हैं और अब उनका घर बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आ गया है। पर्यावरण के साथ साथ इंसानी कीमत पर भी काफी कड़ा विवाद है। फरवरी 2024 में दुनिया भर के 39 नरसंहार विशेषज्ञों ने एक गंभीर चेतावनी दी थी। उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण वहां अलग थलग रहने वाले 237 शोम्पेन आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है और बाहरी बीमारियों के संपर्क में आना उनके लिए डेथ सेंटेंस या नरसंहार के समान हो सकता है।
तो इन भारी चिंताओं पर प्रशासन का क्या रुख है, यही हम देखेंगे भाग 5 में, सुरक्षा और शमन उपाय, यानी सरकार के काउंटर मेजर्स। पेड़ों की कटाई वाले मुद्दे पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चूंकि निकोबार में पहले से ही 75% से ज्यादा वन क्षेत्र हैं, इसलिए इस नुकसान की भरपाई वहां से हजारों मील दूर मुख्य भूमि पर हरियाणा और मध्य प्रदेश में 97.30 वर्ग किलोमीटर में पेड़ लगाकर की जाएगी। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं होने वाला है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को 22 से 30 सालों की अवधि में 3 अलग-अलग फेजेस में बांटा गया है। ये अप्रोच खास तौर पर इसीलिए अपनाई गई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे विकसित हो और इस दौरान 42 अलग-अलग कड़ी पर्यावरणीय शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जहां तक आदिवासियों की सुरक्षा का सवाल है, प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि शोम्पेन या निकोबारी समुदायों का कोई जबरन विस्थापन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके उलट ऑफिशियली नोटिफाइड ट्राइबल रिजर्व एरिया में 3.91 वर्ग किलोमीटर का इजाफा ही किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण और आदिवासी कल्याण की निगरानी के लिए स्वतंत्र समितियां भी बनाई गई हैं। आइए अब आखिरी और छठे भाग पर चलते हैं, द अल्टीमेट बैलेंसिंग एक्ट, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का संतुलन। हम इस जगह के भूगोल और भौगोलिक अस्थिरता को सच में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये द्वीप एक ऐसी जगह पर है जहां एक सक्रिय फॉल्ट लाइन है। 2004 की सुनामी के दौरान इस द्वीप का दक्षिणी हिस्सा 15 फीट तक समुद्र में धंस गया था। यही भौगोलिक सच्चाई इन अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे एक बहुत बड़ा और हमेशा मौजूद रहने वाला प्राकृतिक खतरा पेश करती है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और चुभते हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के इन अभूतपूर्व रणनीतिक और आर्थिक लाभों को यहाँ के नाजुक पर्यावरण और आदिवासियों के अस्तित्व की भारी कीमत के साथ बैलेंस किया जा सकता है? क्या आने वाले कल की मजबूती के लिए आज इस खूबसूरत और अलग-थलग इकोसिस्टम में हमेशा के लिए बदलाव कर देना सही होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना जरूरी है।